गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल। और आज फिर से हम एक नई वीडियो के साथ हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने शायद किया था कंप्लीट, हमने शायद लास्ट टॉपिक डिस्कस करके चला था रिवर्स ऑस्मोसिस। जी, रिवर्स ऑस्मोसिस, हाँ जी। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाता हूँ कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है और किस तरह से हेल्प होती है रिवर्स ऑस्मोसिस से हमारे डेली लाइफ के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। देखिए, हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या था? ऑस्मोसिस था सिंपली स्टूडेंट से फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम a solution of lower concentration to a solution of a higher concentration through a semi permeable membrane। कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन लो है और दूसरा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हाई है, तो लो कंसंट्रेशन वाले में से हाई में, देखिए मैं कंसंट्रेशन जो वर्ड यूज कर रहा हूँ वो सॉल्यूशन के लिए यूज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा हूँ। अगर मैं सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बोलता हूँ तो मैं कहूँगा हाई कंसंट्रेशन से लो, कि जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, जहाँ पे सॉल्वेंट कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ किसके थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं हम ऑस्मोसिस। अब अगर इसका अपोजिट हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। अब जो रिवर्स ऑस्मोसिस है, अब वो होगा कैसे? देखिए, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि अगर हम सॉल्यूशन की साइड पे ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दें, कि प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हमने पढ़ा था कि जो मूवमेंट है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की वो स्टॉप हो जाती है। उस टाइम पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं करते। अब इस प्रेशर पे जब वो मूवमेंट रुक गई, अगर इससे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर दें हम, तो क्या होगा? तो हो सकता है ये प्रोसेस रिवर्स हो जाए, और इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, हम पढ़ते हैं। हाँ, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो देखिए आज पढ़ते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो, घर पे लगा होता है आरओ। तो देखिए आरओ क्या है, रिवर्स, हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं पहले, फिर हम इसको लिखते हैं। हमने ले लिया एक बिकर, और इस बिकर के कंसीडर कीजिए हमने 2 पार्टीशन कर दिए। एक पार्टीशन हमने इस बिकर को इस तरफ से हमने एक इनलेट लगा रखा था, और इस तरह से हमने बिकर को कर दिया क्लोज। ये हमने लगा दिया आउटलेट, नो प्रॉब्लम। और इस बिकर के बीचों बीच हमने लगा दी एक एसपीएम। अब ये एसपीएम क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा। क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, चलो बता दी मैंने। तो अब देखिए, हमने एक तरफ रखा है प्योर सॉल्वेंट, और हमने दूसरी तरफ लिया है सॉल्यूशन, अब हमने क्या किया, ये कंसीडर कीजिए, इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सॉल्यूशन को, और इसी तरह से कुछ कर दिया प्योर सॉल्वेंट को। तो अब हमने इस बिकर के अंदर जो ये एक इनलेट था, यहाँ पे लगाया एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन। हमने यहाँ से लगाया एक, क्या है ये? दिस इज ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन। हमने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया, जिसके थ्रू हम इस सॉल्यूशन की साइड पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। देखिए, इस पिस्टन से हम सॉल्यूशन की साइड पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। अब अगर ये जो प्रेशर है, हम ज्यादा कर दें, किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से, जो कि होता है पाई। तो अगर हम प्रेशर को इस पिस्टन से इस सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दें, तो क्या होगा? तो अब रिवर्स हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने पर क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट से जो सॉल्यूशन की साइड मॉलिक्यूल्स आते हैं सॉल्वेंट के, किसके मॉलिक्यूल्स आते हैं? सॉल्वेंट के। देखिए, यहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, मैंने जैसे एरो दिखाया आपको, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस।
बट अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दें तो ये मूवमेंट हो जाती है बंद, ये मूवमेंट नहीं होगी। अब अगर हम क्या करें, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर देते हैं तो प्रोसेस उल्टा हो जाता है। यहां से सॉल्यूशन की साइड से, अब सॉल्यूशन की साइड से जो नेट मूवमेंट है वो कहां होती है, देखिए मैं वर्ड लगा रहा हूं नेट मूवमेंट, क्योंकि नेट मूवमेंट की ही बात है, ऐसा नहीं है कि इधर नहीं जा रहे, बट नेट मूवमेंट है, जो नेट मूवमेंट है वो उधर होगी। तो मीन से सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट में गए, कौन गए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, कौन गए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो क्या हुआ, जब हमने प्रेशर सॉल्यूशन की साइड पे, देखिए किस साइड पे लगा है, सॉल्यूशन की साइड पे, सॉल्यूशन की साइड पे जब हमने प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा एग्जर्ट किया तो उस टाइम पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ चले गए। जहां पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम थी, वहां से जहां पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है उस तरफ चले गए। अपोजिट प्रोसेस, अपोजिट टू ऑस्मोसिस, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखिए हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे हम, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, मूवमेंट ऑफ किसकी, प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, फ्रॉम ए प्योर सॉल्वेंट into the from solution से किसके अंदर, फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू दी प्योर सॉल्वेंट। तो देखिए क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट, किसके थ्रू, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके लिए कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं कि कंडीशन क्या है इसके लिए, कंडीशन है कि रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस व्हेन प्रेशर किसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर, प्रेशर ऑन सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। की जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ये होगा ही कब, ये तभी पॉसिबल होगा जब हमने सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर लगाया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो, ज्यादा, जो हमने सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगाया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो, ज्यादा। तो ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशंस क्या है, हम रिवर्स ऑस्मोसिस को पढ़ ही क्यों रहे हैं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस को पढ़ने का रीजन क्या है, आपके सभी के घरों में जो आप प्योर वाटर यूज कर पा रहे हो या इनटेक करते हो वो कहाँ से आता है। आजकल अर्बन एरियाज के अंदर तो मोस्टली घर के अंदर, सभी हाउसेज के अंदर आरओ बिल्ट हैं या आरओ लगे हुए हैं। अब उन आरओ से हमारे को प्योर वाटर मिलता है। तो अब वो आरओ हैं क्या, यही तो है रिवर्स ऑस्मोसिस। उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो यही तो है। देखिए काम करने का जो तरीका है, किस प्रिंसिपल के बेसिस पे वाटर प्योर हो रहा है, वो रीजन यही है, ओरिजिन यही है। अब उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो तो आपको पता है डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट अलग अलग टेक्निक्स के जो आरओज आते हैं। तो अब सभी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वर्किंग वो यही है कि किस तरह से इम्प्योर वाटर से हम प्योर वाटर को बना पाते हैं। तो इसी की एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लेते हैं कि एप्लीकेशन लिख लेते हैं हम, एप्लीकेशन किसकी एप्लीकेशन है, आरओ की। तो पहला इन डिस्टिलेशन या इन प्योरिफिकेशन, सी वाटर, इन प्योरिफिकेशन ऑफ ए सी वाटर। देखिए सी जो वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे साल्ट्स डिजोल्व होते हैं, तो उन बहुत सारे साल्ट को वाटर से रिमूव करना है, तभी हमारे को क्या मिलेगा, ड्रिंकेबल वाटर, पोटेबल वाटर। तो इसीलिए हमारे को जब प्योर वाटर लेना है तो हम क्या करते हैं, हम जो अपना सी वाटर है उसको प्योर करते हैं, किस टेक्निक से,
आरओ टेक्निक से, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक से। तो देखिए कैसे, सिंपल सा फंडा है। देखिए अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन, देखिए इसी का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आई होप आपने डायग्राम ड्रा कर लिया है। अब देखिए जो सॉल्यूशन है इसमें मैं लिख दूंगा सी वाटर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सी वाटर, और प्योर सॉल्वेंट की बजाय मैं क्या लिख दूंगा, वाटर। तो इस तरह के एपरेटस के अंदर अगर हम सी वाटर को लेते हैं, उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, तो जो प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स, देखिए क्यों, एसपीएम है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो बाकी जो साल्ट्स हैं सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को तो जाने नहीं देगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता चुका कि एसपीएम का यूज ही क्या है कि सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को जाने देगी। तो जो डिफरेंट साल्ट्स के मॉलिक्यूल्स है ये उनको नहीं जाने देगी। इस वजह से जो सॉल्वेंट के जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स है, जो डिफरेंट साल्ट्स हैं सी वाटर के अंदर, वो वाटर की साइड नहीं जाएंगे। अब सिर्फ कौन जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल। तो इस वजह से सी वाटर से सिर्फ वाटर गया उधर, तो यहाँ पे वाटर क्या हो जाता है, प्योर वाटर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कैसा वाटर हो गया, प्योर वाटर। तो यही प्रोसेस होता है, और फिर उस प्योर वाटर को यहाँ से निकाल लिया जाता है अपने डेली लाइफ के यूज़ के लिए। तो इस तरह से हमने सी वाटर को प्योर किया, किसका यूज़ करके, आरओ। और एप्लीकेशन क्या लिख सकते हैं, और एप्लीकेशन हम लिख सकते हैं कि इन डोमेस्टिक यूज़, इन डोमेस्टिक यूज़। डोमेस्टिक यूज़ का मतलब होता है घरेलू, जैसे हमारे घरों पे जो आरओ लगे हुए हैं वही तो है ये। तो दो जो प्रोसेस है, जो फंक्शन है दोनों का, वो वही है। बस एक बार हमने पर्टिकुलर एग्जांपल को एक्सप्लेन कर दिया कि सी वाटर, और एक बार हम घर पे जो यूज़ करते हैं डोमेस्टिक यूज़। अब यहाँ से आरओ से आपसे बस ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है वो, कि जो ये अपने आरओ सिस्टम यूज होते हैं, इनके अंदर जो एसपीएम है वो जनरली कौन सी होती है, तो वो होती है सभी केसेज में वो होती है सेलोफेन, या फिर सेलुलोज एसीटेट, या फिर होती है सेलुलोज एसीटेट। तो इस तरह से एसपीएम, वैसे मैंने एसपीएम के काफ़ी एग्जांपल्स आपको बताए हैं। तो ये था रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है कि जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया था तब जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की मूवमेंट थी वो स्टॉप हो गई थी, बट कहाँ से कहाँ स्टॉप हुई थी, वो स्टॉप हुई थी हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अब फिर से मैं पजल कर रहा हूँ आपको, हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं इसको इसी लाइन को दूसरे तरीके से बोलता हूँ, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हमने बोला था ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते ये प्रोसेस रुक गया। जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया तो ये चीज होगी रिवर्स, पहले यहां से यहां आ रहा था, अब यहां से अब कहां से, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये था रिवर्स ऑस्मोसिस। किस तरह से एप्लीकेशन है, क्या आपको डायग्राम ड्रा करना, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट था। बोर्ड्स एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, नहीं तो आपको बस डेली जनरली पता होना चाहिए। कंपटीशन के अंदर ये चीजें नहीं पूछी जाती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इससे आगे। तो देखिए हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट कर लिया है, बट जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम पढ़ते हैं वो बिना न्यूमेरिकल्स तो कंप्लीट होते ही नहीं, है ना। तो जिस पे न्यूमेरिकल बनता है हम उस पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं, बट न्यूमेरिकल से पहले एक और जो क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, और जो क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं है, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री से ज़्यादा आपको मिलेगा बायोलॉजी के अंदर। तो मैं आपको थोड़ी सी बायो भी पढ़ा देता हूँ, है ना। तो हम थोड़ी सी बायो भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, बायो के अंदर ज़्यादातर बायो के अंदर पूछेंगे। तो बायो वाले जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा ध्यान से देखें। एक क्वेश्चन होता है 9th के अंदर भी आपने पढ़ा है, एक प्रोसेस था ओस्मोसिस जो हमने पढ़ा। एक मैंने थोड़ा सा लिटिल बिट आपको बताया था डिफ्यूजन के बारे में। अब मैं डिफ्यूजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब डेफिनेशन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि हम बाद में डिफरेंसेस लिखेंगे, डिफरेंसेस टेबल के अंदर काफ़ी पॉइंट लिखूंगा मैं, उनसे आप डेफिनेशन भी बना सकते हो। तो देखिए डिफ्यूजन क्या है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। कंसीडर कीजिए हमने एक ये बिक्कर ले लिया और इस बिक्कर के अंदर हमने इस तरह से पार्टीशन वॉल लगा दी। देखिए ये कोई एसपीएम नहीं है, ये है सिंपली मेम्ब्रेन, ये है सिंपल मेम्ब्रेन, एसपीएम नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, डिफ्यूजन के अंदर एसपीएम नहीं है, सिर्फ मेम्ब्रेन है। अब हमने क्या किया, हमने यहां पे इस तरफ
यहां तक हमने ले लिया एक कॉपर सल्फेट का CSO4 सॉल्यूशन ले लिया। CSO4 सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और ये कैसा था? ये था कंसंट्रेटेड। कैसा सॉल्यूशन था? कंसंट्रेटेड। अब आप सभी ने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर कि जो कॉपर सल्फेट है उसके कंसंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? ब्लू। बट ये कंसंट्रेटेड है तो इसका कलर मैं मान लेता हूं डार्क ब्लू, कि इसका जो कलर था सॉल्यूशन का वो था डार्क ब्लू। ये नोट कीजिएगा, कैसा बोला मैंने? डार्क ब्लू। और इस साइड पे मैंने ले लिया फिर से कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन। किसका ही सॉल्यूशन लिया मैंने? कॉपर सल्फेट का। क्या प्योर लिया है? बिल्कुल नहीं, मैंने लिया है सॉल्यूशन। वेरी गुड। उसके बाद कैसा है? यहां पे चेंज है, ये है डाइल्यूट। यह डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट। इसीलिए कलर ब्लू होगा, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है तो ब्लू होगा, बट डार्क की बजाय डाइल्यूट है। देखिए यहां पे कंसंट्रेटेड था तो डार्क ज्यादा ब्लू था, यहां पे कम। डाइल्यूट का मतलब कम। तो अब डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इट मींस जो इसका कलर है वो कैसा होगा? हम इसका मान लेते हैं लाइट ब्लू। होता भी है लाइट ब्लू। तो हमने एक बिकर के अंदर मेम्ब्रेन लगा के, इसको पार्टीशन मेम्ब्रेन लगा के, एक तरफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया, एक तरफ डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड में जो कलर है वो डार्क ब्लू है, डाइल्यूट में जो कलर है वो लाइट ब्लू है। तो अब होगा क्या? अब यहां पे देखिए, यहां पे जो सॉल्यूशन है दोनों ही साइड सॉल्यूशन है। दोनों ही साइड्स क्या हैं? सॉल्यूशंस। देखिए लेवल में डिफरेंस मैंने बनाया है, लेवल में डिफरेंस है समझाने के लिए। तो अब होता क्या है? जब इन दोनों सॉल्यूशंस को एक सिंपल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके हम थोड़ी सी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो होता क्या है? थोड़ी सी देर के बाद हमारे को मिलता क्या है? रिजल्ट। आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट कि जो देखिए बिकर ये बिल्कुल सेम टू सेम है। कहीं छोटा बड़ा बन जाए तो आप बोलो सर ये तो अलग बिकर बना दिया आपने, ये मेम्ब्रेन है। अब होगा क्या? थोड़ी सी देर के बाद दोनों तरफ जो लेवल है सॉल्यूशन का, दोनों तरफ जो लेवल है वो हो जाएगा इक्वल, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ऊपर से जो पूरा सॉल्यूशन है, देखिए मैंने एरो दोनों को के अंदर इंक्लूड कर लिया, दोनों बिकर्स को। तो ये जो सॉल्यूशन है इसका जो कलर है वो होगा यूनिफॉर्मली ब्लू, यूनिफॉर्म ब्लू। तो हमने दो चीजें नोट की कि एक तो जो लेवल था वो सेम हो गया, दूसरा एक तरफ डार्क ब्लू कलर था, दूसरी तरफ लाइट ब्लू कलर था। तो अब जो कलर होगा वो यूनिफॉर्मली ब्लू, मतलब जितना ब्लू इस साइड पे है उतना ही ब्लू। ऐसा नहीं कि यहां पे ज्यादा ब्लू है यहां पे कम ब्लू, नहीं, एक जैसा ब्लू, बिल्कुल यूनिफॉर्म ब्लू। तो अब ये पॉसिबल कैसे था? देखिए जो एक सॉल्यूशन का ब्लू कलर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? कॉपर सल्फेट की वजह से। कॉपर सल्फेट की वजह से, क्योंकि वाटर तो कलरलेस होता है। तो जो ब्लू कलर प्रोवाइड करवा रहा है वो कौन करवा रहा है? कॉपर सल्फेट। सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, कॉपर सल्फेट यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। तो अब हुआ क्या है इस केस के अंदर? सिंपल मेम्ब्रेन थी, ये ना तो सोल्यूट के पार्टिकल्स को मूवमेंट करने से रोकेगी, ना ही सॉल्वेंट। मीन्स सोल्यूट भी मूवमेंट करेगा, सोल्यूट के पार्टिकल भी जाएंगे, सोल्वेंट के पार्टिकल भी जाएंगे, सोल्यूट के भी आएंगे और सोल्वेंट के भी आएंगे। अब नेट फ्लो कहां से कहां होगा वो हमारे को देखना है। तो देखिए दोनों तरफ पार्टिकल आ जा रहे हैं, एक पे मैं लिख देता हूं सोल्यूट, एक पे मैं लिख देता हूं सोल्वेंट। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि एक ही पार्टिकल जा रहा है। सोल्यूट और सोल्वेंट लिखने का मतलब है कि सिंपल मेम्ब्रेन है, कोई सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है। सोल्यूट भी जाएगा, सोल्वेंट भी जाएगा, सोल्यूट भी आएगा, सोल्वेंट भी आएगा। तो ये चीजें हैं। तो इट मीन्स दोनों तरफ मूवमेंट हुई है। अब यहां पे ये सॉल्यूशन कैसा था? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मीन्स था यहां पे सोल्यूट ज्यादा थे इस साइड से, इस साइड कौन था? डाइल्यूट। तो देखिए सोल्यूट इस साइड ज्यादा है, सोल्यूट इस साइड कम है। अब इस साइड सोल्वेंट है, वो क्या होगा? सोल्वेंट कम है इस साइड सोल्वेंट क्या है? ज्यादा। तो अब नेट फ्लो कहां से कहां होगा? हाइयर टू लोअर। तो देखिए सोल्यूट तो जाएगा इधर और सोल्वेंट भी कहां से कहां जाएगा? ज्यादा से कम की तरफ, क्योंकि ओस्मोसिस है। सोल्वेंट जाएगा इधर से इधर, ये होगा नेट मूवमेंट। ये जो है ये नेट मूवमेंट है अपनी, ये है नेट मूवमेंट। तो अब दोनों तरफ जाएगा, कब तक जाता रहेगा?
जब तक कि इधर भी सोल्यूट और इधर भी सोल्यूट इक्वल ना हो जाए। ये भी कब तक आता रहेगा, जब तक सोलवेंट दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल। अब जब ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी दोनों साइड, आफ्टर सम टाइम ये कंडीशन जब आएगी, तो जितना सोल्यूट यहां है उतना ही सोल्यूट उधर साइड। तो देखिए जितना सोल्यूट इस साइड है उतना ही सोल्यूट इस साइड है, जितना सोलवेंट इस साइड है उतना ही सोलवेंट इस साइड है। यहां पे सोल्यूट और सोलवेंट की जो अमाउंट है वो बिल्कुल इक्वल है। कहां पे, मेम्ब्रेन के इस साइड और मेम्ब्रेन के इस साइड की, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ। इसी वजह से दोनों का जो लेवल है वो सेम हो गया। ओके, और जो कलर है देखिए, सोल्यूट कॉपर सल्फेट जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, इसलिए जितना जैसा ब्लू कलर वो यहाँ देगा वैसा ही ब्लू कलर यहाँ देगा, इसलिए जो कलर है वो भी हो गया यूनिफॉर्म। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब एक सिंपल मेम्ब्रेन से सेपरेट होते हैं या मेम्ब्रेन नहीं भी है, तो उस टाइम पे सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं। कहां से कहां कर रहे हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। किसकी कंसंट्रेशन, दियर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट, कि पार्टिकल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ये होता है डिफ्यूजन के केस में, और दोनों सोल्यूट भी और सोलवेंट भी कब तक जाते रहते हैं, जब तक दोनों प्लेसेस के ऊपर उनकी जो अमाउंट्स है वो इक्वल ना हो जाएं। तो ये प्रोसेस था डिफ्यूजन, ये प्रोसेस था डिफ्यूजन कि अब हम डिफ्यूजन को डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होता है डिफ्यूजन, कि मूवमेंट्स ऑफ, क्या है मूवमेंट, किसकी मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, सोल्यूट भी सोलवेंट भी बोथ इंक्लूड है, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। कब तक, टिल इक्विलिब्रियम अचीव्ड। उसके बाद कैसे, थ्रू ए मेम्ब्रेन, देखिए थ्रू ए मेम्ब्रेन लगा सकते हैं, बट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लगा सकते, मेम्ब्रेन की कोई जरूरत भी नहीं है। तो मींस डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन का सिंपली मीनिंग है पार्टिकल्स की सेल्फ मूवमेंट, पार्टिकल की सेल्फ मूवमेंट, पार्टिकल्स अपने आप गए हैं, सेल्फ मूवमेंट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ दियर हायर कंसंट्रेशन टू अ प्लेस ऑफ दियर लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, विदाउट ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन देखिए सॉल्यूशन के केस में हुआ। अब अगर सिंपली गैसेज होती तो गैसेज के केस में भी होता। तो डिफ्यूजन सभी गैसेज के भी सॉल्यूशन दोनों के कंसेप्ट में, दोनों के केसेज के अंदर इंक्लूड होता है। बट अगर हम बात करें ओस्मोसिस की, ओस्मोसिस सिर्फ इंक्लूड करता है किसको, सॉल्यूशंस के केस में, गैसेज के अंदर ओस्मोसिस नहीं होता। तो ये था डिफ्यूजन। और इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, इससे पहले हमने पढ़ा था ओस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ओस्मोसिस। तो अब आपके बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के बीच में जो डिफरेंसेस है वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए एक तरफ हम लिख लेते हैं डिफ्यूजन और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं ओस्मोसिस। ये बेस्ट तरीका होता है डिफरेंसेस को लिखने का, टेबल बना के। तो सबसे पहले डिफ्यूजन लिखते हैं। डिफ्यूजन क्या है, नेट मूवमेंट है। डिफ्यूजन क्या है, नेट मूवमेंट। अच्छा किसकी, नेट मूवमेंट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। देखिए दोनों की है, सोल्यूट की भी है और सोलवेंट की, कि नेट मूवमेंट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। ओस्मोसिस क्या है, ओस्मोसिस में हम पहला पॉइंट लिखते हैं, ये है नेट मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स, नेट मूवमेंट ऑफ ए सोलवेंट मॉलिक्यूल्स। यहां पे दोनों, डिफ्यूजन में दोनों, सोल्यूट की भी और सोलवेंट की, ओस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट की। अब कहां से कहां, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम ए हायर कंसंट्रेशन, या मैं इसको लिखूं फ्रॉम ए दियर हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम दियर हायर कंसंट्रेशन टू दियर लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा ये मैंने ऐसे लिख दिया, सॉरी, ये इस तरह से लिखते हैं हम। तो देखिए फ्रॉम दियर हायर कंसंट्रेशन टू दियर लोअर कंसंट्रेशन। इसके केस में क्या होगा, इसके केस में भी ये पॉइंट सेम रहेगा, क्या, फ्रॉम दियर
higher concentration to their lower concentration, from their higher concentration to their lower concentration। सही बात है। अब इसी लाइन को अगर सॉल्यूशन के केस में लिखे तो from lower from, ये सिर्फ वहां पे पॉइंट अगर बनाए तो हम बेटर रहेगा। क्या पॉइंट है, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे पजलिंग होती है स्टूडेंट्स को, या फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन। अब अगर लोअर कंसंट्रेशन लगा दिया तो लगाना पड़ेगा लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन से हम डिफाइन करेंगे ऑस्मोसिस को तो हमारे को लगाना है लोअर, या फिर लोअर कंसंट्रेशन लिख दिया तो लगाना है सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्यूजन के अंदर नो नीड लिखते हैं हम, नो नीड ऑफ ए SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती, बट नीड ऑफ ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की नीड होती है। अब ये किसके केस में अप्लाई होता है, occurs in a case of both, किस में बोथ है, बोथ सॉल्यूशन as well as gases, solution as well as gases, solution as well as gases। जबकि osmosis क्या है, only occurs only in case of solution। ये सिर्फ और सिर्फ किसके केस के अंदर अप्लाई होता है, सॉल्यूशंस के केस में। तो ये होता है मेन जो डिफरेंसेस हैं डिफ्यूजन और ओसमोसिस। इसके अंदर अगर आप एक पॉइंट और अगर लगाना ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, क्या कि इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड। इसको ना तो रोका जा सकता है और ना ही रिवर्स किया जा सकता है। जबकि ऑस्मोसिस तो हमने कर दिया था ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा के, तो इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स। तो देखिए इसको ना रोका जा सकता है ना रिवर्स किया जा सकता, इसको हम दोनों ही कर सकते हैं। स्टॉप किसकी कंडीशन में हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स कब हो जाएगा, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो अब हमने ऑस्मोसिस भी पढ़ लिया है, डिफ्यूजन भी पढ़ लिया है, हमने आरओ भी पढ़ लिया, उसके एप्लीकेशंस भी पढ़ लिया है। तो इट मीन्स ऑस्मोसिस हमारा हो चुका है कंप्लीट? बिल्कुल नहीं, ऑस्मोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या रहता है ऑस्मोसिस में, गेस कीजिए क्या रहता है ऑस्मोसिस में? नहीं पता लगा? अरे ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर पे रहते हैं न्यूमेरिकल्स। तो हम कुछ बेसिक से जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे उनको करते हैं। बाकी देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उन पे बेस्ट जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो इंक्लूड करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर को। तो अभी हमने वेंट ऑफ फैक्टर नहीं पढ़ा है, तो अच्छे न्यूमेरिकल्स वेंट ऑफ फैक्टर करने के बाद जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं वो अभी जो न्यूमेरिकल करेंगे हम वो बिल्कुल बेसिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो चलिए स्टूडेंट्स हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स मैंने कुछ बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, एक बार आप इनको स्टडी कीजिए। तो देखिए मैंने 4 न्यूमेरिकल्स लिख रखे हैं, कुछ अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर विदाउट वेंट ऑफ फैक्टर अगर हमने न्यूमेरिकल कर ले तो मोस्टली हमारे न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट हो जाएंगे, बट हम वेंट ऑफ फैक्टर वाले भी करेंगे, बट वो करेंगे बाद में जब हम वेंट ऑफ फैक्टर को पढ़ लेंगे। तो इसके पहले हम ये न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं अभी बता रहा हूँ। अगर आपने इनकी स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लें। आई होप आपने पढ़ लिया, वेरी गुड। तो देखिए कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर
ऑफ 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर का 0.02 मोलर, एम मीन्स कैपिटल एम मोलर सॉल्यूशन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है एट 300 केल्विन। टेम्परेचर हमारे को गिवन है, आर की वैल्यू भी दे रखी है। तो देखिए हमारे को निकालने के लिए बोला गया है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे को कैलकुलेट करना है। कौन सा क्वेश्चन है ये? फर्स्ट। तो ओके, अब हमारे को दिया क्या है? 0.02 मोलर मीन्स कंसंट्रेशन दे दी हमारे को 0.02 मोलर। ओके, उसके बाद किसका दे रखा है? केन शुगर का, नो प्रॉब्लम। उसके बाद टेम्परेचर दे रखा है कितना? 300 केल्विन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आर की वैल्यू दे रखी है कितनी? 0.0821 लीटर पर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये कोई दिक्कत नहीं है। लीटर है, एटीएम है, पर केल्विन है, पर मोल है। तो देखिए आर की वैल्यू में जो प्रेशर है एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, टेम्परेचर केल्विन में है, तो टेम्परेचर केल्विन में ही है, और हमारा जो न्यूमेरिकल में है वो टेम्परेचर केल्विन में ही दिया गया है, तो नो प्रॉब्लम। तो अब निकालना क्या है? पाई। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए पाई का, ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज इक्वल टू CRT, जहाँ पे सी क्या थी? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दी है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आर दिया है, उसके बाद टी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वैल्यू पुट कर दो। सी मीन्स 0.02, आर मीन्स आर कितना है? 0.0821, टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। तो ये आ जाएगा हमारा पाई। तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी तो सिर्फ कैलकुलेट करना हो तो आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से हमारे को पाई निकालना, तो बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल कि किस तरह से अप्लाई होना है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तो मैं इस न्यूमेरिकल ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। ये जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 200 मिलीलीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन, प्रोटीन का एक 2 मिलीलीटर सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे दी हमारे को, कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन, कि उस 200 मिलीलीटर का जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है उसके अंदर जो सॉल्यूट की अमाउंट है, प्रोटीन की अमाउंट वो कितनी है? 1.26 ग्राम। अब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10⁻³ बार। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे को दे रखा बार में, ये इंपॉर्टेंट है। अब बोला ऑस्मोटिक प्रेशर इसी सॉल्यूशन का 300 केल्विन के ऊपर इतना मिला, तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। तो यही तो मैंने बताया था कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनसे आपको ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, जैसे मोलर मास किसका? सॉल्यूट का। कैसे निकलता था? ये निकलता था या आप ये देखिए, इसको मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। पाई क्या होता है? CRT। अब C क्या होता है? N/V। अब N क्या होता है? इसको मैं थोड़ा सा N को मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूँ, इनटू में N को लिख देता हूँ। N क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाई में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बाई में मोलर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि मैंने सॉल्यूट को हर जगह डिनोट किया है 2 से, सॉल्वेंट को डिनोट किया है 1 से, तो हमारे को लिखना था W2 बाई में M2, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था। अब यहाँ से मैंने एक फॉर्मूला और निकाला था, जो फॉर्मूला क्या था? मैं उसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट मैंने आपको बताया। तो क्या हो जाएगा? देखिए W2 इंटू R इंटू T बाई पाई इंटू E। तो देखिए ये हमने इस फॉर्मूले को आप मेमोराइज कर लीजिए, काफ़ी बार मैंने आपको बताया है कि यहीं इसी फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल बनना है। तो इसमें हमारा क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, आर, टेम्परेचर, पाई एंड वॉल्यूम। तो देखिए क्या ये चीजें गिवन है हमारे न्यूमेरिकल में। देखिए 200 मिलीलीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम हमारे को गिवन है 200 मिलीलीटर, सही बात है। प्रोटीन कंटेनिंग 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट, तो इट मीन्स हमारे को W2 भी दे दिया, दैट इज 1.26 ग्राम। ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, टेम्परेचर की वैल्यू भी दे दी 300 केल्विन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फाउंड टू बी 2.57, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना मिला? 2.57 इंटू 10⁻³ बार। तो देखिए जो पाई की वैल्यू है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू वो कितनी दे दी हमारे को? 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट किस में दी है? बार में। ओके, अब कहता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन।
तो हमारे को निकालना क्या है M2, हमारे को निकालना है M2। अब देखिए क्या क्वेश्चन में R दिया हुआ है, R हमारे को याद होता है, R की वैल्यू हमारे को पता है। देखिए बार में है तो वैल्यू क्या लिखेंगे 0.083 बार लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ये मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जो R की वैल्यूज हैं वो प्रेशर की क्या वैल्यू किस यूनिट में प्रेशर को दे रखा उसके ऊपर डिपेंड करे क्या वैल्यू पुट करें हम, आपने 11th में भी सीखा होगा। तो अब बार में था तो इसलिए हमने ये रखते। अगर लीटर ATM में होता, ऑस्मोटिक प्रेशर ATM में होता तो हम क्या रखते हैं यहाँ पे, हम रखते 0.0821 बट अब रखा 0.083। तो इस तरह से देखिए मोलर मास। अब मोलर मास देखिए वैल्यू तो पुट करनी है। मोलर मास कैसे निकलेगा, W2 है 1.26 ग्राम इंटू R की वैल्यू भी है 2.57 इंटू 10⁻⁻3। उसके बाद टेम्परेचर की वैल्यू भी है किसमें 300 केल्विन। आपको ये ध्यान रखना है टेम्परेचर की वैल्यू अगर न्यूमेरिकल में केल्विन में गिवन है तो आप ऐसे कैसे, अगर आपको सेल्सियस में दे दी तो आपको कन्वर्ट होगा केल्विन में। अब कैसे कन्वर्ट करना होता है वो आपको पता है। तो उसके बाद देखिए तो हमने ये W2 की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू रख दी, T की वैल्यू रख दी। अब नीचे क्या है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बिल्कुल है 2.57 इंटू 10⁻⁻3। ओके, उसके बाद है वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस फॉर्मूले के अंदर जो वॉल्यूम होती है वो लीटर्स में होती है। किसमें होती है, लीटर्स में। बस जो न्यूमेरिकल के अंदर हमारे को जो वॉल्यूम गिवन है वो मिलीलीटर में गिवन, तो इसको हमारे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में, क्योंकि फॉर्मूले में हमने जो फॉर्मूला डिराइव कर रखा है वहाँ पर हमने वॉल्यूम को मान रखा है लीटर में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.2 लीटर। अब किसको नहीं पता लगा सर ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, आपने कैसे लिख दिया 200 मिलीलीटर को आपने 0.2 लीटर कैसे लिख दिया, हमारे को पता ही नहीं है भाई, ये भी नहीं पता है तो आप न्यूमेरिकल नहीं निकाल सकते। तो देखिए बस मैंने मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया है, तो अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम रखूंगा 0.2 लीटर। अब ये लीटर में है। अब बस क्या करना, अब आपको सिंपली ये कैलकुलेट करना है। ये देखिए 10⁻, हाँ मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, हाँ सॉरी, मैंने R की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी पाएगी, तो मैं भी सोच रहा कि तो सिंपल हो गया। तो यहाँ पे आएगा 0.083 सॉरी मैंने क्या कर दिया था, मैंने यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है वो R की जगह पुट कर दी थी, ठीक है ना, जो R था R की वैल्यू 0.0, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस तरह से आपको बस सिंपली कैलकुलेट करना है, ये आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको करनी है। तो मैंने बस आपको तरीका बताया है, वे बताया है, वैसे कैलकुलेशन कैसे करनी होती है मैंने आपको बताया भी है। तो अब कैलकुलेशन इसलिए नहीं करके वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को चलते हैं। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आया होगा, क्या क्या चीज़ें गिवन थी, क्या क्या निकालना था वो हमने निकाल दिया, बस फॉर्मूले वैल्यू तो पुट करनी थी। उसके बाद देखिए थर्ड, आई होप आपने न्यूमेरिकल नोट कर लिया है, वैसे ज़रूरत भी नहीं है अच्छे स्टूडेंट्स को। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है, तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। बहुत ही आसान है न्यूमेरिकल। ए 4% सॉल्यूशन ऑफ सक्रोज का 4% सॉल्यूशन कंसंट्रेशन दे दी इज आइसोटोनिक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। इज आइसोटोनिक, कैसा है आइसोटोनिक, तो कंसेप्ट आइसोटोनिक वाला आई होप आपको मैंने बताया था और आपको समझ भी आएगा। तो आइसोटोनिक विद 3% सॉल्यूशन ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस की दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है सक्रोज का जिसकी कंसंट्रेशन है 4% और दूसरा भी सॉल्यूशन है, बट वो उसके अंदर हमारे को जो सोल्यूट है वो अननोन है, वो नहीं बताया गया है कि कैसा हमारे पास सोल्यूट है। तो उसका भी सॉल्यूशन है बट उसकी कंसंट्रेशन कितनी 3%, और दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं आइसोटोनिक, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस। अब बोल रहा है कि जो सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाया गया है उस वो कौन सा है, अब उसको पहचानो, डिटरमाइन करो। तो कैसे कि कैलकुलेट द मोलर मास, तो यही ज्यादातर आपसे पूछा जाना है कैलकुलेट द मोलर मास। तो हम लिखते हैं, देखिए कैलकुलेट द मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करें हम, M2। अब M2 का फॉर्मूला है सर W2 इंटू R इंटू T बाई में ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट ये फॉर्मूला तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्यों, हम लिख लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये है, अब दो तरह के सॉल्यूशन है। हम जो सक्रोज वाला सॉल्यूशन उसको C1 मान, सॉल्यूशन 1 मान लिया, उसकी कंसंट्रेशन दे दी हमारे को 4%। ओके, उसके बाद बोल रहा है इज आइसोटोनिक विद 3% सॉल्यूशन, तो दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को C2 मान लिया, दैट इज 3%, नो प्रॉब्लम। उसके बाद कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस, हमारे को बोला है M2 निकालने को, अब सर ये दे रखा है, ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। देखिए इसको हम दूसरी तरह से अप्रोच करते हैं। देखिए ये बता रखा है कि जो सॉल्यूशन है वो दोनों कैसे हैं, आइसोटोनिक। इट मींस सॉल्यूशन है जो वो है आइसोटोनिक, देयरफॉर
ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वन विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सेकेंड, नो प्रॉब्लम। अब ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट का हम कैसे निकाल दें, C1 RT, पाई 2 को C2 RT। अभी मैंने लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर बताया था, पहले बताया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, CRT। अब फर्स्ट सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन फर्स्ट, ये R और T दोनों सॉल्यूशन के लिए, तो दोनों सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर कंडीशन वो क्या है, सिमिलर, क्योंकि जो आइसोटोनिक कंडीशन तभी हो सकती है जब दोनों का R और T दोनों के लिए सिमिलर है, तो आइसोटोनिक में दोनों चीजें सिमिलर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पाई 1 को पाई 2 के इक्वल रख दें, रख दिया सर, दोनों इक्वल होंगे, R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, मीन्स C1 मस्ट बी इक्वल टू C2, C1 मस्ट बी इक्वल टू C2, बट C1 की वैल्यू क्या है 3%, C2 की वैल्यू क्या है, सॉरी C1 की वैल्यू है 4%, ओके, और C2 की वैल्यू क्या है 3%। अब कैसे करें इसको, देखिए 3% का मतलब क्या होता है, 3% का मतलब होता है, हाँ कुछ चेंज कर दिया क्या हमने, 3% का मतलब है, तो 4% है, 3%, ओके नो प्रॉब्लम, तो वैल्यू किसके लिए, तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन है 4%, ओके, तो 4% जो कंसंट्रेशन है वो किसकी है, वो है सारे सक्रोज के सॉल्यूशन की, वो है सक्रोज के सॉल्यूशन की। तो सक्रोज का सॉल्यूशन कंसंट्रेशन का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 4% है इसका मतलब है 4, देखिए जो परसेंट ऑस्मोटिक प्रेशर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसके अंदर जो परसेंट अगर मिल जाए आपको, अगर बताया नहीं है तो ये जनरली होगा मास बाई वॉल्यूम, ये होगा मास बाई वॉल्यूम परसेंट। ये इट मीन्स ये है कि मास ऑफ सॉल्यूशन 4 ग्राम ऑफ ए सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन, तो इट मीन्स 4 ग्राम कौन, सक्रोज डिजोल्व्ड है किसके अंदर 100 मिलीलीटर, किसके अंदर 100 मिलीलीटर किसकी, सॉल्यूशन की। तो मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि 4 डिवाइड बाई में 100। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं 3 डिवाइड बाई 100, क्योंकि वो भी परसेंट है। 3 ग्राम किसके, सोल्यूट के, अननोन के, और किसके अंदर 100 ग्राम के अंदर। बट ये क्या है, ये है ग्राम्स, ये क्या है ग्राम्स। अब इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स में। किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स में। कैसे कि मास गिवन बाई में मोलर मास गिवन बाई में मोलर मास। अब बोलो सर 100 कहाँ गया, भाई 100 से 100 क्या होगा, दोनों तरफ कैंसिल, 100 से 100 क्या होगा, दोनों तरफ कैंसिल। तो ये क्या गया, ये आ गया मास ऑफ वन सोल्यूट, मास ऑफ सेकेंड सोल्यूट डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सेकेंड। तो हमारे से M2 ही पूछा है, सेकेंड सोल्यूट का, अननोन का। तो कैसे निकालोगे, M1, अगर M1 मिल जाए तो M2 निकल जाए। M1 क्या है, देखिए सक्रोज है, और सक्रोज का जो मोलर मास है वो आप याद कर लो, मैं बहुत बार यूज होना है, 342 ग्राम पर मोल। अब सर ये कैसे आया, ये तो पता ही नहीं, ये कैसे आया, फिर कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला है आपके पास। तो हमारे को M1 भी मिल गया। M1 कितना आ गया 342। M2 क्या है, निकालना है, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ये तो होगा नहीं सर, बहुत मुश्किल है। M2 उधर गई, वेरी गुड, 3 इधर था, 342 डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाई में 4, कैलकुलेट कर लो, लगभग आ जाएगा ये 256 ग्राम पर मोल, 256.5 आ जाता कुछ ऐसा। तो इस तरह से हमने लिखा मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट, और कौन से कंसेप्ट को यूज करके, कंसेप्ट ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फिर से एक बार मैं बताता हूं इसको। हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है अननोन सब्सटेंस का मोलर मास, तो अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है, पाई वगैरह कुछ गिवन ही नहीं है, बस ये बता दिया कि दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो इक्वल है, वो भी नहीं बता। इनडायरेक्टली कहा आइसोटोनिक कौन से सॉल्यूशंस होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल, मींस पाई 1 विल बी इक्वल टू पाई 2। उसका क्या फर्क हुआ, बोला उससे सर हमारे को ये पता लग गया कि C1 RT विल बी इक्वल टू C2 RT, RT से RT कैंसिल, C1 विल बी इक्वल टू C2। अब C1 का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, जब बताया नहीं गया है कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है या मास बाई वॉल्यूम, तो आपको बाई डिफॉल्ट लेना है मास बाई वॉल्यूम। तो इट मीन्स 4 ग्राम की कंसंट्रेशन टर्म में आपको करवा चुका, 4 ग्राम किसके, 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट
डिजोल्ड इन 100 ग्राम वॉल्यूम है तो मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन की 100 मिलीलीटर में 4 ग्राम सोल्यूट के हैं, तो हमारे को मास मिल गया, हमारे को मास मिल गया। तो मास को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मोल्स में। कैसे? मास बाई में मोलर मास, मास बाई में मोलर मास। दूसरे का भी मास बाई में मोलर मास, दोनों तरफ से जो ये 100 है दोनों तरफ कैंसिल हो जाए, दोनों C1 C2 का 100 से 100 कैंसिल, तो दोनों तरफ बचा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे? अब आप बोल रहे हो सर इसको नंबर ऑफ मोल्स कैसे बोल रहे हो आप? दिया ही नहीं था भाई, मास हमारे को मास मिल गया कंसंट्रेशन टर्म से, तो हमने डिवाइड कर दिया मोलर मास से, नंबर ऑफ मोल्स बन गए, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल, क्योंकि कंसंट्रेशन इक्वल थी। अब मास बाई में मोलर मास, मास बाई मोलर मास, ये सक्रोज का था, सक्रोज का मास रख दिया, इसका पता नहीं था, इसी का तो निकालना था, M2 की वैल्यू निकाल दी, तो इस तरह से आ गई M2 की वैल्यू। तो ये था कंसेप्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, ये कंसेप्ट था आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। आई होप आपको समझ आया होगा, ये थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल था, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा आपको कुछ ना समझ में आया, बट मैंने 2 बार एक्सप्लेन किया है। अगर अब भी नहीं आया तो फिर आप एक बार कंसंट्रेशन टर्म को अच्छे से कीजिए, उसके बाद आएगा। तब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो कौन सा है। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है ये फोर्थ। तो फोर्थ क्या है? कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन obtained by mixing 100 milliliter of 1.5% solution of urea and 100 milliliter of a 3.42% solution of cane sugar at 20 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, एक ऐसे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है जो बनाया गया है, ऑब्टेन्ड उस सॉल्यूशन को बनाया है बाय मिक्सिंग 100 मिलीलीटर ऑफ 1.5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एंड 100 मिलीलीटर ऑफ 3.42 सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। देखिए इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताता हूँ। एक जो कंटेनर ये था, एक कंटेनर ये था, इसके अंदर एक सॉल्यूशन था 100 मिलीलीटर, इसके अंदर जो सॉल्यूशन था कितना था? 100 मिलीलीटर। इसके अंदर भी सॉल्यूशन कितना था? 100 मिलीलीटर। अब इसके अंदर जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी? 1.5%। और दूसरे के अंदर जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी? 3.42%। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो है 3.42%। ओके, अब जो पहला सॉल्यूशन था वो किसका था? यूरिया का। इसके अंदर सॉल्यूट कौन है? यूरिया। तो दूसरा सॉल्यूशन है वो उसके अंदर कौन है? केन शुगर। यहाँ पे है केन शुगर, नो प्रॉब्लम। अब बोल रहा है कितने टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस पे। आर की वैल्यू भी दे दी हमारे को, नो प्रॉब्लम। अब बोल रहा है अब इन दोनों को मिक्स कर दिया। देखिए 100 मिलीलीटर ऐसे सॉल्यूशन जो किसका सॉल्यूशन था? यूरिया का, और कितनी कंसंट्रेशन थी उसकी? 1.5%। अब 100 मिलीलीटर दूसरे सॉल्यूशन के लिए। अब दूसरा सॉल्यूशन किसका था? केन शुगर का। कितनी कंसंट्रेशन थी? 3.42%। अब इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को एक बड़े बीकर में मिला दिया, दोनों को बड़े बीकर में मिला दिया। अब जो ये सॉल्यूशन बना है, अब जो ये सॉल्यूशन बना है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। अब तो देखिए अब जो ये सॉल्यूशन बना है ये बना किसे? यहाँ ये और ये, तो मीन्स 100 मिलीलीटर प्लस 100 मिलीलीटर विल बी इक्वल टू 200 मिलीलीटर। मीन्स फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम हमारे को गिवन है। फाइनल सॉल्यूशन की हमारे को क्या निकालना है? पाई। अब पाई निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाई इज इक्वल टू CRT। पाई इज इक्वल टू CRT। और सी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ मोल्स बाई में वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स बाई में वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। तो अगर हमारे को क्या मिल जाए? अगर हमारे को नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन R और T, देखिए T गिवन है, T गिवन है, T 20 डिग्री सेल्सियस है, तो T में लिख देता हूँ, T है 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये केल्विन में कितना हो जाएगा? 293 केल्विन। कितना हो जाएगा? 293 केल्विन। अब कैसे आया है आपको पता है, 20 में मैंने ऐड कर दिया 273, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होती है केल्विन में, तो उस तरह से आ गया 293 केल्विन। टेम्परेचर दे दिया, R की वैल्यू हमारे को याद होती है, सॉरी R की वैल्यू भी दे रखी, नो प्रॉब्लम। अब पाई निकालें, तो देखिए इसका क्या तरीका है। अब अगर हमारे को फाइनल सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, क्या गिवन है? गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली वे में गिवन है। अगर ये पता लग जाए तो हम इस न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल टफ लग रहा होगा, तो देखिए इसके 2 तरीके हैं। या तो हम पहले इसका पाई निकालें, इसका पाई निकालें, फिर दोनों की वॉल्यूम ऐड करके वो तरीका अपनाएं। वो तरीका लेंथी है, कोई फायदा ही नहीं है, टाइम वेस्ट, टाइम कंज्यूमिंग, उसको भूल जाएं। जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ वो कीजिए। अब क्या है, आप यहाँ पे पाई निकालें। पाई निकालने के लिए क्या चाहिए? फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए, है R चाहिए, R भी है, T है, T चाहिए, T भी है। चाहिए क्या फिर? नंबर ऑफ मोल्स।
क्या है, नहीं है, तो हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कहाँ से आए हैं, एक तो यहाँ से आए, एक यहाँ से आए हैं। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, N1 निकालते हैं। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन फर्स्ट सॉल्यूशन। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सेकंड सॉल्यूशन। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कंसंट्रेशन दे रखी है 1.5 किसका, यूरिया का। अब 1.5% का मतलब क्या होता है, 1.5 में 100 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, ये होता है मास, और मास को हम कैसे डिनोट करते हैं, W2 से, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास बाई में मोलर मास। तो मोलर मास यूरिया का याद कर लीजिए कितना होता है, 60 ग्राम पर मोल। ऐसे ही N2 निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सेकंड सॉल्यूशन। अब कितना है, देखिए 3.42%, 3.42% बाई में 100। अब ये क्या है, बाई में 100 वॉल्यूम, तो उसकी जरूरत नहीं है, हमारे को चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट। मिल गया मास ऑफ सॉल्यूट 3.42 ग्राम। अब निकालने क्या है, मोल्स। कैसे निकालें, बाई में मोलर मास कौन है, केन शुगर। कितना होता है, याद कर लीजिए 342 ग्राम, 342 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से हमने दोनों फाइनल सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन फाइनल सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। तो NF की वैल्यू हम निकाल सकते हैं N1 प्लस में N2। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हम ऐसे कर लेते हैं, और 1/40 और N2 कितना आ जाएगा, N2 ये देखिए 0 0, ये आ जाएगा 1 में 100, ये आ जाएगा 1 में 100। तो नंबर फाइनल मोल्स कितने आ गए, 1/40 प्लस 1/100, 1/40 प्लस 1/100। तो अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। अब आपको पाई की वैल्यू निकालनी है, पाई इक्वल टू n कितने आ गए, ये हम कर लेते हैं, कितना आएगा ये 200, कितना आता है 5, कितना आता है 2, ये आ गया 7 बाई में 200। अब ये कैसे है ये मत पूछना, ये कैसे है ये मत पूछना, ये आपको कैलकुलेट करना है 7 बाई में 200। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 7 बाई में 200। देखिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 7 बाई में 200 डिवाइड बाई में वॉल्यूम है, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ। वॉल्यूम कितनी है, 200 है, नो प्रॉब्लम। इंटू क्या है, आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 293। तो अब इसको पाई की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पाई की वैल्यू को सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन की। एक अलग कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन था, दूसरा अलग कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन था, दोनों को मिला दिया, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है वो हमने निकाला ही नहीं, वैसे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये यही तो है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बट इनडायरेक्टली वे में हमने निकाला, बट नहीं भी निकाला, तो पजल मत होना। तो हमने क्या किया, हमारे को पता था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसका और किसी चीज़ से रिलेशन ही नहीं है, उसका रिलेशन सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइनल सॉल्यूशन के अंदर कहाँ से आए हैं, एक N1 से, एक वन सॉल्यूशन से, एक सेकंड वन से क्या आए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ए सेकंड सॉल्यूशन, दोनों को ऐड कर दिया, फाइनल मिल गए। दोनों के किस तरह से निकाले, कंसंट्रेशन। इसीलिए मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर सभी टीचर्स पढ़ाते हैं फर्स्टली कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म जब तक समझ नहीं आएंगे आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर सकते सॉल्यूशन यूनिट के अंदर, तो वो जरूरी है, रिलेट होती है एक दूसरे से। तो उस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकाले, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाले, दोनों को ऐड किया, ऐड करके ये टोटल मोल्स आ गए, और फिर हमने फाइनल फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये थे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, डिफरेंट टाइप्स के, ऐसा नहीं है और टाइप्स नहीं है, और भी टाइप्स हैं, बट सभी टाइप्स को तो ऐसे करवाना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अब आप अपनी टेक्स्ट बुक से करिए। जो न्यूमेरिकल नहीं आता है वो आप बेसिक कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के भेज दिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। और नहीं तो आप थोड़ा सा अगर उस पर कंसेप्चुअल तरीके से आप सोचोगे, थोड़ा सा डीपली सोचोगे आप, तो आपका न्यूमेरिकल 101% सोल्व हो जाएगा। तो ये थे न्यूमेरिकल्स, जो कंपटीशन के लिए न्यूमेरिकल, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो अलग से वीडियोज़ हम बनाएंगे तो करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स से पूरा कंसेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर का, ऑस्मोसिस का, डिफ्यूजन का, ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट कैसे अप्लाई होता है, कैसे इंपॉर्टेंट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कंसेप्ट, और
किस तरह से हम दो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मैच करके मोलर मास एब्सोल्यूट निकाल सकते हैं, किस तरह से दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को मिला के फाइनल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं, इस तरह के। तो 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए, तो आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आपका जो रिव्यू है वो जरूर दीजिए, समझ आया या नहीं आया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।